Hello everyone, this is सुनील कुमार लेक्चर इन साइकोलॉजी डाइट हमीरपुर। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज समय की आवश्यकता है कि जो आज दिन तक हमने पढ़ा है समझा है उसके ऊपर हम एक बार चर्चा करें, उसको रिवाइज़ करें। तो यहाँ पर मैं आपके एक समराइज़ करूँगा हर एक यूनिट के टॉपिक्स को एक कैप्सूल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम आपकी फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। ये पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करने से पहले यह आवश्यक है कि हम लोग मनोविज्ञान को समझें कि मनोविज्ञान वास्तव में होता क्या है। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की जड़ें बहुत पुरानी हैं। 600 BC यानी कि आज से लगभग 2600 वर्ष पहले मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता था। आप जानते हैं कि दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी सभी विषयों की जननी कहा जाता है। तो इसी दर्शन शास्त्र के अंदर भी मनोविज्ञान का शब्द का उपयोग किया जाता था और मनोविज्ञान का अध्ययन इसी के अंतर्गत होता था। और तब ये माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन होता है, क्योंकि जो साइकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, एक साइकी प्लस लोगोस। तो साइकी मीन्स आत्मा और लोगोस मीन्स अध्ययन या विज्ञान, यानी कि साइकी प्लस लोगोस मीन्स आत्मा का विज्ञान। तो प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक इसको आत्मा का अध्ययन मानते गए और हमने पहले विस्तृत चर्चा की। आप जानते हैं कि विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट्स सामने आए हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचारधाराएं हमें इस उत्पत्ति के समय में देखने को मिली हैं। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावाद है, फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवाद जिसको आप कहते हैं, या बिहेवियरिज्म का जिक्र हम लोग करते हैं, व्यवहारवाद का। यानी कि मैं सरल भाषा में कहूँ तो पहले आत्मा का अध्ययन माना गया, उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा के अध्ययन को छोड़ दिया और ये कहा कि मनोविज्ञान जो वो मन का अध्ययन होता है। और इसमें सिग्मंड फ्राइड का नाम आपने सुना है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मनोविज्ञान के अध्ययन में। उन्होंने मन की संरचना को 3 भागों में बांटा है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये 3 तरह की संरचना का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा भाग, लगभग 90% भाग जो है हमारा अचेतन मन का होता है। और इसके बाद व्यवहारवादियों का समय आया। जैसे आप जानते हैं कि 1879 में विलियम वुंट ने जो लीपजिग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी। तो ये एक पहला कदम था मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने की दिशा में। तो उन्होंने माना कि मनोविज्ञान के अध्ययन में अगर हम व्यवहार को शामिल करें तभी हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे सकते हैं। तो इस तरीके से मनोविज्ञान का सफ़र आत्मा से होता हुआ, मन से होता हुआ, चेतना से होता हुआ व्यवहार के अध्ययन पर आकर चला। तो व्यवहार के अध्ययन में उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो 1916 में डॉक्टर SN सेनगुप्ता में प्रथम प्रयोगशाला कोलकाता में स्थापित करी। तो कुल मिलाकर सारे इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए आज हम 2 चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, एक माइंड और एक व्यवहार। आपका मन और व्यवहार, माइंड एंड बिहेवियर। तो कुल मिलाकर आज हम ये मानते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। 2 चीज़ों के ऊपर हम जोर देते हैं कि मनोविज्ञान विशेषतः प्राणियों के मन का और व्यवहार का अध्ययन होता है। तो 2 चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, मन और व्यवहार, माइंड प्लस बिहेवियर। जहाँ तक हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या रही, तो मनोविज्ञान की प्रकृति में आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी जीवन है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान है, क्योंकि जहाँ जहाँ जीवन होगा वहाँ वहाँ मन होगा, वहाँ वहाँ व्यवहार होगा, और जहाँ मन और व्यवहार की बात आएगी वहाँ पर मनोविज्ञान होता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो प्रकृति है
वो बहुत विस्तृत है, किसी एक प्रयोगशाला तक सीमित नहीं, किसी एक क्लासरूम तक सीमित नहीं, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो आइए हम जानते हैं कि मनोविज्ञान के क्या क्षेत्र हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने आज 54 से भी अधिक एक ब्रांचेज को मान्यता प्रदान करी है मनोविज्ञान की। 54 ब्रांचेज, शाखाएं मनोविज्ञान की अप्रूव्ड की हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और इसके अतिरिक्त भी और कई अन्य जो मनोविज्ञान की शाखाएं उभर कर सामने आई हैं। मुख्यतः आप जैसे कह सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी। इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में आप लोग बात करें, जितने भी क्षेत्र आपको नज़र आते हैं उनमें जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसका जिक्र आप लोग कर सकते हैं, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, सैन्य मनोविज्ञान। तो जैसे बच्चे के संदर्भ में जब बच्चे को समझा जाता है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, शब्दों से ही आपको पता लग रहा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जब अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जब इश्यूज़ को देखा जाता है तो उसको हम हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं। समाज के संदर्भ में जब कोई अध्ययन किया जाता है तो उसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। खेल मनोविज्ञान का जिक्र जब खिलाड़ियों का मनोबल का जब अध्ययन किया जाता है तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर्स जब भी कभी हो जाते हैं तो जो हमारे मानसिक रोगी हैं उनकी समस्याओं का अध्ययन जब किया जाता है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ में और सामान्य मनोविज्ञान या जो स्पेस साइकोलॉजी है, अंतरिक्ष मनोविज्ञान है, कम्युनिटी साइकोलॉजी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेज उभर कर आई हैं। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि मनोविज्ञान का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी में एक साइंस ऑफ बिहेवियर है, साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जैसे हमने जिक्र किया, साइंस ऑफ सोल है, साइंस ऑफ फिलॉसफी है। जहाँ तक मैं इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करूँ तो दो मुख्य फ़ायदे हैं। एक तो मनोविज्ञान का अध्ययन करके हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होता है। आप अनेकों फ़ायदे कह सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य फ़ायदे की ओर आपको ले जा रहा हूँ कि मनोविज्ञान का अध्ययन करने से हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान होता है उनको व्यवहारिक जीवन में कैसे अपनाना है उसमें उपयोगी होता है। तो ये इसकी अप्लाइड साइड है, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होता है। मनोविज्ञान को पढ़ने से, उनके नियमों से, सिद्धांतों से हम लोग परिचित होते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अप्लाइड साइंस है, क्योंकि उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हम अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार को मॉडिफाई करने में उसका उपयोग करते हैं। तो ये दो मुख्यतः बहुत फ़ायदे हैं, एक नॉलेज और इसकी एक अप्लाइड साइड। तो इतना जानना जरूरी था कि वास्तव में मनोविज्ञान होता क्या है। डियर ट्रेनीज, आपके जो प्रश्न जो शुरू होंगे एग्ज़ाम में वो अब इसकी एक ब्रांच को लेकर हम इस साल अध्ययन कर रहे हैं, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आप हमारा कंसर्न एक चाइल्ड से भी है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी में आएगा। जो शिक्षा के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। दो चीज़ें जुड़ गई, एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। तो आप जानते हैं शिक्षा का तात्पर्य हमारा योग्यताओं से होता है और मनोविज्ञान का तात्पर्य हमारे व्यवहार से होता है। तो ये शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का आपस में एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि योग्यताओं का विकास व्यवहार को समझे बिना नहीं हो सकता है, और व्यवहार को हमने परिवर्तित करने हैं तो उसके लिए योग्यता होना भी आवश्यक होता है। इस करके ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। तो शिक्षा का अर्थ है मतलब आपका योग्यताओं में परिवर्तन, और मनोविज्ञान का है कि व्यवहार में अध्ययन, अर्थात योग्यता और व्यवहार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
एक बच्चे के व्यक्तित्व में वांछित परिवर्तन लाने के लिए। तो इसकी हम नेचर को समझें, शिक्षा मनोविज्ञान की नेचर को एक विज्ञान के रूप में आप ये जानते हैं, एक व्यवहारिक है, ये सामाजिक विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान के रूप में हम इसको देख सकते हैं, तकनीकी परामर्श के रूप में हम दे सकते हैं। तो इस तरह की प्रकृति के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी है। जो मुख्यतः हम लोग बात करेंगे कि क्या स्कोप हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रश्न आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो यह एजुकेशन साइकोलॉजी से आपका एग्ज़ाम के लिए प्रश्न शुरू होता है। तो शिक्षा के संदर्भ में जब मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान हुआ, और उसके हम स्कोप्स को जानें कि कहाँ तक हम किस दायरे में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 मुख्य बिंदुओं को लेकर चर्चा करूँगा। एक है सबसे पहला द लर्नर, दूसरा द लर्निंग प्रोसेसेस, और तीसरा द लर्निंग सिचुएशन, और चौथा द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और पांचवा द टीचर। डियर ट्रेनिस, इसको आप लोग ध्यान से समझ लें कि सीखने वाला यानी कि द लर्नर विद्यार्थी अर्थात, तो विद्यार्थी किस प्रक्रिया के द्वारा सीखता है, क्योंकि सीखने का केंद्रीय बिंदु विद्यार्थी होता है और उसे हम लोग बहुत महत्व देते हैं। पहले हम अध्यापक को महत्व देते हैं, लेकिन आज समय के अनुसार वो धारणा बदली है। आज हमारे लिए केंद्र बिंदु बालक होता है। तो कक्षा में शिक्षा कार्य अधिकतर विद्यार्थियों का व्यक्तित्व या विकास की अवस्थाओं या उसका सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर निर्भर करता है। तो सीखने वाले के ऊपर इस करके बहुत जोर दिया जाता है। तो दूसरा द लर्निंग प्रोसेसेस, सीखने की प्रक्रियाएं क्या हों, बालक किस तरह से सीखता है और जिसके द्वारा वह अपने व्यवहार में परिवर्तन अर्जित करता है या अपनी उपलब्धि में सुधार करता है या अपने चिंतन को संगठित करता है या व्यवहार के नए तरीकों की खोज करता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के द्वारा बच्चे की सीखने की प्रक्रियाँ क्या रहती हैं, तो उनका अध्ययन इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपका हमने चर्चा करी थी द लर्निंग सिचुएशन, कि सीखने की परिस्थितियाँ क्या हैं, किस माहौल में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पर स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का संवेगात्मक जो वातावरण है वो किस तरह का है, कक्ष की क्या व्यवस्था है और अध्यापक का क्या दृष्टिकोण है, और स्कूल में कम्युनिटी का क्या रोल रहता है। ये सारी परिस्थितियाँ का अध्ययन भी हम सिचुएशंस के अंदर करते हैं कि वहाँ जो सीखने का एनवायरनमेंट है भी या नहीं है। तो इसका अध्ययन भी हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं कि कितना उचित शैक्षणिक वातावरण वहाँ पर जो हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर बन पा रहे हैं। तो चौथी बात हमने करी थी द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने के अनुभव। जैसे जैसे अध्यापक सिखाता है, बच्चों के अपने अनुभव होते हैं, अध्यापक के सीखने सिखाने के अपने अनुभव होते हैं। कहते भी हैं कि सीखने के लिए जुत्सुजू का होना जरूरी होता है, जिज्ञासा का होना जरूरी होता है, और सिखाने के लिए अध्यापक को खाक में मिलना पड़ता है। कोई सीखना सिखाना इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। तो सीखने के लिए बच्चों में जिज्ञासा होना आवश्यक होती है, और अध्यापक को सिखाने के लिए कहते हैं खाक में मिलना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ते हैं, मिट्टी में मिलना पड़ता है, अर्थात बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो सिखाना भी एक अपने आप में कला है, एक ज्ञान है। खुद में ज्ञान होना अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान को बांटना वो एक अलग पहलू आता है। द टीचर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि टीचर रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए। तो अध्यापक बच्चे के लिए कितना प्रभावशाली है, उसका बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत कुछ निर्भर करता है अध्यापक की भूमिका के ऊपर। तो इस करके विद्यार्थी कैसा है, वहाँ पे सीखने की प्रक्रियाँ कैसी हैं, सीखने की परिस्थितियाँ कैसी हैं, सीखने के क्या अनुभव हैं, और अध्यापक किस तरह के हैं, ये
सारी चीज़ों का अध्ययन हम एजुकेशन साइकोलॉजी में करेंगे। इसके इर्द गिर्द जो अब हम घूमते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जब हम अध्यापक का कार्य के रूप में करते हैं। तो डियर ट्रेनीज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे स्कोप्स हैं शिक्षा के क्षेत्र के। अब हम जल्दी से रेलेवेंस के ऊपर नज़र देते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी क्या उपयोगिता है। बहुत सारे पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हैं, हर एक क्षेत्र में उपयोगी होता है। तो हम चाहे 50 पॉइंट यहाँ पर बना लें। मुख्य तौर पर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो अनुसंधान में सहायक होता है, रिसर्च में, क्योंकि जब हम एक पढ़ते पढ़ाते जो हमारे पास आंकड़े आते हैं तो रिसर्च में उनका उपयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा में सहायक, एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन ज़रूरी है बच्चे को सीखने सिखाने के लिए, तो उसमें भी ये मनोविज्ञान जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। और स्वयं का ज्ञान होना, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे को अपने आप को समझने में, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को जानने में या अपनी लिमिटेशंस या वीकनेस को जानने में मदद करता है। तो स्वयं का ज्ञान में भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत उपयोगी होता है। निर्देशन में सहायक होता है, गाइडेंस देने में, काउंसलिंग करने में, निर्देशन में बहुत इसकी बड़ी भूमिका होती है शिक्षा मनोविज्ञान की। एक अच्छा गाइड, अच्छा काउंसलर एक अध्यापक तभी बन सकता है जब उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। और इसके अलावा अध्यापक विद्यार्थियों में मधुर संबंध बनाना, एक रैपर फॉर्मेशन बनाना, एक ट्रस्ट बिल्डिंग, एक विश्वास की बच्चा बेझिझक अध्यापक से अपनी समस्याओं का जिक्र कर सके जो उसको अपने दैनिक जीवन में आती हैं या जो उसको अपने शैक्षणिक क्षेत्र में आती हैं, उसके ऊपर वो खुलकर बात कर सके। तो ये एक टीचर स्टूडेंट्स के जो मधुर संबंध हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा मनोविज्ञान का रहता है। और एक पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, हमारा करिकुलम किस तरह का हो, किस तरह का सिलेबस, बच्चे की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम टीचर पे फोकस नहीं करते हैं, आज एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे हम बल देते हैं। बालक के ऊपर, बालक को किस शिक्षा की ज़रूरत है उस पे हम इस सब का निर्धारण करते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण भी उसी ढंग से किया जाता है। इसके अलावा समय सारणी के निर्माण में सहायक होता है। एक मनोविज्ञान का अध्यापक एक टाइम टेबल बच्चे का इस तरीके से फ्रेम करता है उसकी साइकी के अनुरूप कि उसकी परफॉर्मेंस जो एनहांस हो, उसमें कैसे वृद्धि ला जा सकती है। तो उनमें सारी उसकी साइकी का अध्ययन करते हुए बालक की इच्छाओं का, समझ का, उसके फिजिकल मेंटल एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार वहाँ भी ये शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी होता है। तो डियर ट्रेनीज़ के अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो पाठ्य सहगामी क्रिया हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं बच्चों में होती हैं, या समस्यात्मक बालक हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन हैं, उनको समझने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत मदद हमारी करता है। अनुशासन को बनाए रखने में या मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने में, और इसके अलावा विकास की अवस्थाओं के ज्ञान में सहायक हो सकता है। बच्चे के अच्छी आदतों के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत उपयोगी होता है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक होता है और स्वस्थ वातावरण में बहुत उपयोगी होता है। अब बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं। शैक्षिक समस्याओं पर एक मत निर्धारण करने में शिक्षा मनोविज्ञान अहम भूमिका निभाता है और अपने व्यक्तित्व का ज्ञान या पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में या अपने आप को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत अहम भूमिका होती है। तो बहुत सारे उपयोगी पॉइंट हम इसमें जोड़ सकते हैं कि सबसे बड़ा उपयोगी शिक्षा मनोविज्ञान का यह है कि रियल लाइफ में हम अपने उसको व्यवहारिक विज्ञान के साथ इसको जोड़ सकते हैं। आप जानते भी हैं कि मनोविज्ञान का नाम अगर वैज्ञानिक नाम है उसको हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इस मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। इस करके हम ये कहते हैं कि एक अगर अच्छा अध्यापक बनना हो तो उसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक आधुनिक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने उस फील्ड में कितना विशेषज्ञ है, वो बालकों को कितने अच्छी तरह से समझ
लेता है, कैसे वो विकसित करता है, सीखने व समायोजन करने की परिस्थितियों का आकलन वो किस तरह से करता है। एक मनोवैज्ञानिक विधियों से अनभिज्ञ व्यक्ति अध्यापक के दायित्व एवं कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। तो इस करके हम ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अपनी बात को हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन ब्रीफ द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर। जैसे मैं अक्सर आपको बताया है कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, because without the knowledge of psychology you cannot become an effective teacher. You can become a teacher, but if you want to become an effective teacher then you must have the knowledge of psychology. तो इस ढंग से हम देखते हैं, हम संक्षेप में अपनी बात को यहाँ इंक्लूड करते हैं कि एक प्रभावशाली अध्यापक बनने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू very much.